नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं परिषदीय विद्यालय की पुस्तक हमारा परिवेश की नोट्स, और इसके साथ साथ आपको परिषदीय विद्यालय की सभी क्लास की नोट्स आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। ये नोट्स आप देख रहे हैं 59 पेज की है, जो कि परिषदीय विद्यालय से रिलेटेड है। और हम सभी जानते हैं कि यूपी टेट में परिषदीय विद्यालय की पुस्तकों से प्रश्न अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। हमारे साथ बने रहिएगा। ये 59 पेज की जो नोट्स है, इसे मैं कोशिश करूंगा सिर्फ 2 पार्ट में पूरा खत्म कर दूं। ठीक, छोटे छोटे पार्ट्स ज़्यादा बना देने से थोड़ा सा ऊब भी लगती है, तो ये एक लंबी वीडियो होगी जिसमें आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और यहाँ पर आपको बना बनाया मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है। बिल्कुल मैं सटीक दे रहा हूँ जिनसे प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक, आपका समय बचेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। समय कम है और कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। कोई सजेशन सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक चीज़ और हो सकता है, किसी प्रश्न में बाय मिस्टेक हो जाए तो उसको भी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवगत करा दें। चलिए हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर लुई ब्रेल का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से है। इनको लुई ब्रेल या लुइस ब्रेल कहा जाता है। लुइस ब्रेल ने पूर्ण अंधे बालकों के पढ़ने के लिए किस लिपि का आविष्कार किया था? ब्रेल लिपि का। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको याद करना आसान इसलिए है क्योंकि ब्रेल इनके नाम से ही जुड़ा हुआ है। ठीक, अब यहां पर ध्यान देना है, कैसे बालकों? पूर्ण अंधे बालकों के लिए होता है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। ठीक, सिंपल है। सुधा चंद्रन का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। रविंद्र जैन का संबंध संगीत से है। शरत गायकवाड़ का संबंध तैराकी से है। खेल के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है इंडोर गेम जैसे शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम आदि। दूसरा होता है आउटडोर गेम जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट नोट करिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे बेस्ट होते हैं आउटडोर गेम्स, क्योंकि यहां पर आपका फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। ठीक है, और इनमें थोड़ा कम होता है। या कैरम और शतरंज तो बिल्कुल बैठ के ही खेला जाता है ना, तो इसमें माइंड गेम होते हैं ये। 8वां प्रश्न है, पीटी उषा, बीना मोल, बालसम्मा, रोजा कुट्टी, ये सभी क्या है? एथलेटिक्स हैं। बुला चौधरी का संबंध किससे है? तैराकी से है। अब यहां पर आप देख रहे हैं खिलाड़ी और इधर है खेल। अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद, मैरी कॉम बॉक्सिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, साक्षी मलिक कुश्ती, सरदार सिंह हॉकी, विश्वनाथ आनंद शतरंज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु रियो ओलंपिक में कौन सा पदक जीती थी भाई? तो ये रजत पदक। सुशील कुमार क्या है? पहलवान है। पैरा ओलंपिक 2016 में शॉट पुट, जिसे गोला फेंक कहते हैं, में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? दीपा मलिक। मरियम थंगावेलु ने पैरा ओलंपिक ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। अब यहाँ पे खिलाड़ी हैं, उनका संबंध है। तो सुप्रिया खो खो से संबंधित हैं, मिताली राज क्रिकेट, अजय ठाकुर कबड्डी, दीपा मलिक शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, तैराकी, मोटर रेसलिंग। दीपा मलिक को 2012 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, हमसे 4 गुना ज्यादा कौन से पक्षी देख पाते हैं? चील, बाज, गिद्ध। ठीक, तो ये हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। अधिकतर जानवर किस रंग को पहचान पाते हैं? काले और सफेद को। इससे संबंधित प्रश्न सीटेट में भी पूछा गया था। नोट में देखिए, किंतु बंदर मानव के समान अन्य रंगों को भी पहचान सकता है या पहचान लेता है। किस जंतु के कान नहीं होते? सांप के कान नहीं होते। ठीक है, अब यहां पर आपको बता दें, जैसे कि हम सभी देखते हैं जो
सपेरे आते हैं वो बीन बजाते हैं तो सांप नाचता है, ऐसा बोलते हैं। वो एक भ्रम है, चूंकि सांप के कान ही नहीं होते तो वो कहाँ से जो है आवाज सुनेगा, ठीक है। वो कंपन की वजह से आभास कर लेता है चीजों को। एक छोटा बच्चा लगभग कितने घंटे सोता है? तो ये भैया 14 से 15 घंटे तक सोता है। किस मौसम में छिपकलियां नहीं दिखाई देती? सर्दी के मौसम में। तो दोस्तों सर्दी का मौसम चल रहा है, आप थोड़ा सा जिस कमरे में रहते हैं, रह के तैयारी करते हैं, चारों तरफ नजर दौड़ाइएगा, क्या छिपकलियां दिखाई पड़ती हैं? अगला प्रश्न है, विलुप्त प्रजातियां हैं तो डायनासोर, मेमथ, लाल पांडा, डोडो पक्षी, लाल तोता, ये सभी क्या है? विलुप्त प्रजातियां हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां कौन कौन सी हैं? गौरैया, अफ्रीकन हाथी, बाघ, गिद्ध, शाही, काला हिरण, बारहसिंघा, कछुआ। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखिए अभ्यारण्य भारत में और कई हैं, लेकिन यहां पर मैंने कई बार कहा, आपको बताया कि हमने उन्हीं को रखा है जो इस बुक से रिलेटेड है। चलिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। अब बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में प्लेस दे दिया तो आप याद रखिएगा लखीमपुर खीरी। अब मैं बता देता हूं मेरे दोस्त, चूंकि ट्रिक मैं बहुत बनाता हूं स्वयं से, तो आपको सबसे बड़ा फायदा यही होता है मेरे चैनल पे कि आपको याद हो जाता है बिना याद किए। दुधवा, अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश ना देके जगह दे दिए गए, तो दूध से क्या बनती है? खीर बनती है, ठीक। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, दूध से खीर बनती है, ये याद करने वाली चीज नहीं है, ठीक। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। अब चंद्र प्रभा, देखिए चंद्र से आपका इसका नाम भी है, ठीक है। तो ये है चंदौली, चंदौली में है, ठीक। तो ये आपको याद रहेगा, चंद्र प्रभा चंदौली, आप भूलेंगे नहीं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, राजाजी उतर गए खंड ग्रह में, ठीक। देखिए याद करना नहीं आपको सब याद हो जाएगा। नंदा देवी उतर गई खंड में, राजाजी और नंदा देवी उतर गई खंड में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं बता रहा हूं, आप जीवन में नहीं भूलेंगे, पेपर हो जाएगा तब भी नहीं भूलेंगे। जिम, मान के चलिए आप जिम जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? जिम जा रहे हैं, जिम करने जा रहे हैं, और आपने कहा चलो पहली बार जिम चल रहे हैं, कपड़ा उतार के चलते हैं। क्या करके? कपड़ा उतार के चलते हैं, बॉडी सॉडी दिखाएंगे, है ना। तो पहली बार जिम गए, कपड़ा उतार के, जिम कार्बेट। इससे आपको याद हो गया कि पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहली चीज। कपड़ा उतार के, उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड। इससे आपकी दो चीजें क्लियर हो गई। तो एक ये क्लियर हो गया कि पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कार्बेट है, ठीक, और कहां है? उत्तराखंड में है। तो दोस्तों ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके फीडबैक आएंगे तो मैं जल्द से जल्द, मेरे पास बहुत सारी नोट्स तैयार हो गई है, वो मैं आपको एग्जाम के पहले प्रोवाइड करा सकूं। चलिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अब मैं आपको बता रहा हूं, कोई बांधा हुआ है, कहां बांधा हुआ है? एकदम बीचों बीच में बांधा है, ठीक, बीचों बीच में, सेंटर पॉइंट पे। तो मध्य प्रदेश, मध्य मतलब बीच में होता है, ठीक। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो कान्हा, कन्हैया जी को आप सभी जानते हैं, तो कन्हैया जी ने मान लीजिए कि राधा को किस कर लिया। अब मान लीजिए गोपियां बहुत सारी रहती थी उनके साथ, लेकिन उन्होंने सबके बीच में किस कर लिया। किसको? राधा को। कान्हा ने किस कर लिया सबके बीच में, बीच का मतलब मध्य में, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और सबसे अच्छी चीज यही होगी कि अब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप दूसरी चीजें पढ़ सकते हैं, आपका समय बचेगा। जैसे ही मिला कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सर ने बताया था कन्हैया जी ने किस कर लिया था राधा को, कहाँ? सबके बीच में किस कर लिया था, ठीक। चलिए अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राजस्थान में है, काजीरंगा असम में है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, काजी, इसको अदरवाइज कोई नहीं लेगा, बस बताने का तरीका है याद करने के लिए। तो मान लीजिए काजी, काजी जी थे कहीं, ठीक है,
तो वो रंगे हाथ पकड़ लिए गए। कब? शाम को। ठीक, उनके हाथ में रंग लगा था तो रंगे हाथ पकड़ लिए गए। कहां? शाम को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैं बता रहा हूं, बंदा बहुत पुराना है। बंदा, बांदीपुर बंदा बहुत पुराना है, इसीलिए नाटक कर रहा है। ठीक भाई, जैसे आप जानते हैं कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र का मास्टर होता है, खिलाड़ी होता है, पुराना होता है, तो क्या होता है? उसके नखरे बहुत होते हैं। तो वही है, बंदा बहुत पुराना है इसीलिए नाटक कर रहा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर गए रात में भैया, पीकर आए थे और रात में गिर गए, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, रात में गिर गए। ठीक, चलिए अब हम आते हैं 25 नंबर है, सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। लाल वर्षा कहाँ होती है? इटली में होती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है भाई, ये प्रश्न आपका बढ़िया है कि लाल वर्षा कहाँ होती है? इटली में होती है। ठीक, शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। हमारे देश में लगभग कितने किस्म की लकड़ियां वनों से प्राप्त होती हैं? 4000 से अधिक। ठीक, लाख के कीटों को किन पौधों पर पाला जाता है? पलाश एवं कुसुम पे पाला जाता है। ठीक, रेशम कीटों को किन पौधों पर पाला जाता है? शहतूत पर पाला जाता है। मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता। ठीक, सर्वप्रथम खोजी गई धातु तांबा। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कितने वर्ष से जंगल में रह रहे लोगों को हटाया नहीं जा सकता? 25 वर्ष है। सरकार ने वनों की रक्षा हेतु किस नाम से योजना शुरू की है? तो यह है सामाजिक वानिकी योजना। ठीक, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। देखिए अब यहां पर आपको हम बता दें कि चिपको आंदोलन की जो प्रेरणा ली गई थी विश्नोई समाज से ली गई थी, राजस्थान से। ठीक है, तो ये चीजें बहुत कम मिलती हैं, हालांकि पूछा भी कम जाता है, लेकिन ये ध्यान देना है कि विश्नोई समाज से इसकी प्रेरणा मिली थी। ठीक, लकड़ी, पानी और बयार ये हैं जंगल के उपकार, नारा दिया गया तो चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया है। वन महोत्सव की शुरुआत 1 से 7 जुलाई 1950 के दशक में किसने की थी? के.एम. मुंशी ने की थी। तो आपके दो प्रश्न यहां पर क्लियर हो जा रहे हैं। वन महोत्सव एक तो मनाया कब जाता है भैया? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। शुरुआत कब की गई? 1950। और किसने शुरू किया? के.एम. मुंशी जी ने। मैती आंदोलन का संबंध पहाड़ी के गढ़वाल इलाके से है, जो कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। नोट देखिए, ससुराल में आने के बाद लड़की मायके की याद में एक पेड़ लगाती है। बहुत बढ़िया है भाई मैती आंदोलन। फफूंदी एवं जीवाणु किन परिस्थितियों में शीघ्र पनपते हैं? तो गर्मी एवं नमी दोनों में। सुखाना का अर्थ है निर्जलीकरण। ठीक है, अब देखिए निर्जलीकरण की बात आ गई है तो मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी में लगभग भार का 65% पानी होता है। ठीक, लेकिन आपको बता दें निर्जलीकरण आप जानते हैं डिहाइड्रेशन, इसकी 15% जल की कमी से निर्जलीकरण की वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो निर्जलीकरण इसे कहते हैं। ठीक, 15% की कमी की वजह से। ठंडे स्थान पर रखना क्या कहलाता है? प्रशीतन कहलाता है। जो हम फ्रिज वगैरह में रखते हैं सामान ना, तो प्रशीतन कहलाता है। कौन से रासायनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवाणुओं को उत्पन्न करने से रोकते हैं? सोडियम बेंजोएट, सिरका आदि। गर्म करके तुरंत ठंडा करना क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। अब देखिए पाश्चुरीकरण होता क्या है। सर्वप्रथम दूध को 70 सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर तुरंत 0 सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है, फिर पैकेट में बंद करके दूध डेयरी पर बेचा जाता है। तो ध्यान देना है कि पाश्चुरीकरण क्या होता है, 70 सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं दूध को, जस्ट जो है कि 0 सेंटीग्रेड पर ठंडा कर दिया जाता है और फिर पैकेट में भर के बेच दिया जाता है। इससे क्या होता है, दूध उबल जाता है तो खराब नहीं होता। मिट्टी के प्रकार व इनमें उगने वाली फसलें इस प्रकार हैं। मिट्टी इधर है, फसलें इधर हैं। तो चिकनी मिट्टी में गेहूं, चना, मटर, धान होता है। बलुई मिट्टी में तरबूज, खरबूज, बाजरा होता है। दोमट
मिट्टी में धान, कपास, गन्ना होता है। 47 नंबर है, ऋतुओं यानी मौसम के आधार पर फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा है। खरीफ की फसल जुलाई और अगस्त में लगाई जाती है और नवंबर में काटी जाती है। ठीक, तो इसमें खरीफ की फसल में आते हैं धान, मक्का, ज्वार, जूट, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, तंबाकू। ठीक, तो ये खरीफ की फसल है, ये बारिश के मौसम में बोई जाती हैं सारी और नवंबर में काट ली जाती हैं। ठीक, नवंबर के पहले भी कट जाता है धान, अभी आप जान रहे हैं चूंकि नवंबर चल रहा है तो धान अभी कट भी रहे हैं और कट भी चुके हैं। ठीक, रबी की फसल, तो देखिए अब भाई ये रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काटी जाती है। ठीक, तो रबी की फसल अब जानते हैं कि ठंडी का मौसम होता है नवंबर में, तो रबी की फसल में गेहूं आता है भाई। ठीक, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है, अलसी आता है, अरहर आता है, राई आता है, सरसों आता है, आलू आता है। तो ये अगर आप गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं तो सभी लोग मोस्टली जानते हैं कि भाई गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं में सरसों डाल दी जाती है, आलू भी लगाए जा रहे हैं। ठीक है, गेहूं में मटर भी बो दी जाती है, अरहर भी बोई जाती है। ठीक, जायद की फसल की बात करते हैं तो अप्रैल में बोई जाती है और जुलाई तक ये कट जाती है। तो इसमें आपकी सब्जी आती है, ककड़ी आता है, खरबूज आता है, तरबूज आता है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन मत देखिएगा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल जो है यही है, बाकी तो सब्जियां अब लगभग हर मौसम में उगाई जाती हैं। ठीक, बीजों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, साधारण बीज और उन्नतशील बीज। ठीक, और 49 नंबर है, ड्रिप यानी टपर सिंचाई फल, फूल, सब्जी आदि के लिए अच्छी होती है। 50 नंबर है, स्प्रिंकलर फव्वारा या छिड़काव सिंचाई से कहते हैं, गेहूं, मटर के लिए अच्छी होती है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान देना इसको ज्यादा। कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो भैया मृतोपजीवी का उदाहरण है। अमर बेल किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है। कीट भक्षी पादप की बात करते हैं। ये पौधे दलदली भूमि या तालाब के समीप वहां पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ध्यान देना है कि कीट भक्षी पादप, ठीक है, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को खा जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अमेजिंग है और आश्चर्यचकित करता है कि पौधे भी कीटों को खाते हैं। तो हाँ, ये बात सही है, खाते हैं। और ये पौधे वहां होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, अब यहां पर सवाल आता है कि जब नाइट्रोजन के लिए कीटों को खाते हैं तो ये वहां पैदा ही क्यों होते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है? तो भैया ये प्रकृति है। ठीक, हमारे आपके बस की बात नहीं है। नोट देखिए, ये नाइट्रोजन की कमी कीट पतंगों से पूरा करते हैं। कीट भक्षी पौधे हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, नेपेंथीज। तो ये जो है कि कीट भक्षी पौधे के उदाहरण है या नाम है। अब नोट में यहां देखिएगा, नेपेंथीज को घटपर्णी भी कहते हैं। तो मान लीजिए कि नेपेंथीज ना आकर के घटपर्णी आ गया तो आपको पता ही नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, बर्फ की सिल्लियों से बने घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। पानी में तैरते घर को क्या कहा जाता है? हाउस बोट कहा जाता है। चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? साम्पान कहा जाता है। बिना दीवारों के घर कहां होते? अमेजन के जंगलों में होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के किस अधिकारी ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? राजपाल पुष्यगुप्त ने। ठीक है, ध्यान देना। सुदर्शन जो झील थी, इससे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो इसको आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के किस अधिकारी ने सुदर्शन झील का निर्माण किया? तो सुदर्शन झील बनवाया था पुष्यगुप्त ने। ठीक है, तो मान लीजिए कि सुदर्शन झील बनकर तैयार हुई, तो इसका उद्घाटन करना है तो भाई फूल वगैरह तो रखे जाएंगे ना। तो पुष्य से पुष्प, यानी कि जब सुदर्शन झील बनी तो पुष्प रखे गए उद्घाटन के लिए। तो झील बनी पुष्यगुप्त, पुष्प से पुष्यगुप्त, इन्होंने बनवाया था। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, इसे जीर्णोद्धार भी करके आता है, किसने करवाया था? सम्राट स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है, तो पुनः निर्माण किसने करवाया? स्कंदगुप्त। तो भैया पुनः निर्माण का भार कंधों पे चला गया किसी के, स्कंदगुप्त। सम्राट के कंधों पे चला गया, स्कंदगुप्त हो गया। ठीक, कंधा स्कंद। ठीक, याद रहेगा। तो यहां पर यह प्रश्न मुझे लगता है कि कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रश्न आता है कि सुदर्शन झील
को बनवाया किसने था, तो निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण के बाद उद्घाटन में क्या पुष्प लाए जाते हैं, पुष्प लगाए जाते हैं, फूल लगाए जाते हैं। तो पुष्यगुप्त याद रहेगा आपको, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाते हैं उन्हें विलेय कहा जाता है, जैसे चीनी, नमक। दूषित जल से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा। ये ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान देना इनको। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मादा, एनाफ्लीज। मलेरिया मादा, देखियो मलेरिया से मादा हो गया एनाफ्लीज, मलेरिया हो गया ऐना को, ऐना बोले नैना को, ठीक। मलेरिया मादा, ठीक, और मलेरिया हो गया ऐना को, एनाफ्लीज, याद रहेगा। कुनैन औषधि किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, तो भैया सिनकोना, सिनकोना, नैना बैठी कोना में, सिनकोना, ठीक। नोट, इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, किसका, कुनैन का। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, एंडीज मच्छर, ठीक है। तो डेंगू बुखार, अब मैं आपको बता दे रहा हूं अपनी सारी सीक्रेट्स, ठीक, कैसे प्रश्नों को याद करते हैं, आप भूलेंगे नहीं कभी। डेंगू बुखार होता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ठीक। इस समय इसका प्रकोप भी थोड़ा बहुत चल रहा है, ध्यान देने वाली बात भैया, बच के रहना, ठीक है। तो डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। और अगर ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक। चलिए मैं बता रहा हूं, डेंगू बुखार का एंड हो गया, एंड, एंडीज, भूलेंगे नहीं, मेरा दावा है। डेंगू बुखार का एंड हो गया यानी हमेशा के लिए खत्म हो गया, एंड हो गया, जैसे फिल्म द एंड होता है ना, वैसे डेंगू का दी एंड हो गया, ठीक। तो डेंगू बुखार एंडीज, प्रश्न आएगा तो खटाक से माइंड में ये स्टक करेगा। नोट में देखिए, एंडीज के काटने से चिकनगुनिया रोग भी होता है, यह मच्छर दिन के समय में काटता है। तो अब आपको ये भी सॉल्यूशन भी पता गया कि भैया डेंगू बुखार से बचना है तो क्या करना, दिन में मच्छर से बचे रहना, ठीक, बच जाओगे डेंगू से। पानी को शुद्ध किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर से। कुएं के पानी में कौन सी दवा डाली जाती है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं। वैसे तो अब ना तो कुएं आपको दिखते हैं, ना तो पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा डाली जाती है, पहले डाली जाती थी, अब हर जगह नल हो गए हैं। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। नोट में देखिए, सीएनजी के मुख्य अवयव हैं, तो ये यहाँ पर, वैसे ये तो सभी को पता है जहां तक मैं सोचता हूं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहां पर आपको इसको ध्यान देना है कि मुख्य अवयव, इसके घटक क्या हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तीन इसके मुख्य घटक हैं, ठीक भाई, किसके, सीएनजी के। कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना, जो कि फिलीपींस में पड़ता है, प्रशांत महासागर में ही है, जो कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, ठीक, ये ध्यान देना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, अब कुछ लोग कहेंगे 8,850 मीटर भी है, ठीक है। तो भैया जानते हो, बहुत अच्छी बात है। किस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है, अफ्रीका महाद्वीप का। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है। प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। रेगिस्तान का जहाज टोबैको कहते हैं, सभी जानते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार है, ये ध्यान देना। केंद्रीय सरकार के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका कानून के अनुसार व्यवस्था करती है। भारतीय संसद बनी है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से बनी है। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, वो बात यह है कि इनका किस अनुच्छेद में वर्णन है। आप एक शब्द याद रखिएगा, सरल, सरल, ठीक, ये सीरियल से याद रहेगा इसलिए मैं बता रहा हूं, नो कंफ्यूजन, सरल,
ठीक। 79 राष्ट्र, एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ पे हमको एक चीज और जोड़ना है, ठीक। संसद मुझे लिखना है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, सरल हो जाएगा कठिन, ठीक। संसद, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। अब यहाँ पे आपकी 4 चीजें क्लियर हो जाएंगी। राष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 52 में, यानी अनुच्छेद 52 हमारा कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब यहां से देखिए, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 79 संसद का वर्णन है अनुच्छेद, और रा से हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा 80 है, और लोकसभा आपका 81 है, ठीक। एल से होगा, सॉरी ला से होगा लोकसभा, ठीक। तो ये यहां होना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, तो 79 से शुरू है भाई। संसद हो गया 79, और राज्यसभा हो गया 80, और लोकसभा हो गया 81। ये आपको याद रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। नोट में देखिए, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो भैया विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। एक चीज और यहां पे याद आ रही है, जरूरी है मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए 35 साल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल, राज्यपाल के लिए 35 साल, ठीक। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु है जो न्यूनतम है 25 साल है, राज्यसभा का 30 साल है, ठीक। चलिए, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों से मिलकर क्या बनती है? कार्यपालिका बनती है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के कार्य की यहां बात कर लें तो संसद की बैठक बुलाना, कोई अध्यादेश देश के लिए नियम या कानून जारी करना, राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, इनको लाइट में मत लीजिएगा, नहीं तो लाइट में नहीं आ पाओगे। हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो भैया स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। हमारे राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है भैया? उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। अब यहां से देखेंगे हम क्लास 6 की नोट्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भैया। और मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रही है। मैंने सोचा था कि 59 पेज के इस नोट्स को 2 वीडियो में बना दूंगा। हालांकि आप लोगों के अगर कमेंट आते हैं कि हाँ अगले पार्ट में पूरा कवर कर लिया जाए तो मैं कवर कर लूंगा डेफिनेटली, लेकिन कमेंट नहीं आएंगे तो फिर 2-3 पार्ट में बनेगा।